नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो KGM गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर, मुझे यानी आरजे रानी को। और देखिए, हमेशा रेडियो KGM गूंज जो है ना, हेल्थ से जुड़ी बातें आप सभी तक लेकर के आता है, आप सभी को ये समझाने की कोशिश करता है कि क्यों हेल्थ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आप डे टू डे लाइफ में हेल्दी कैसे रह सकते हैं। और ऐसे में आप सभी को पता होगा, मिशन इंद्रधनुष 5.0 हमारे यहाँ एक मिशन जो है चल रही है। यूनिसेफ और रेडियो KGM गूंज की एक पहल है कि इस मिशन को और भी बेहतर तरीके से एक सक्सेसफुल हम बना सके। उससे जुड़ी जानकारियां जो है ना, यहाँ पे देने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर निशांत वर्मा, जो कि हैं एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो भी जानकारियाँ हमारे लिसनर्स को चाहिए होगी वो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से देंगे, तो उसके लिए एडवांस में थैंक यू। सर, पहला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत बेसिक है, क्योंकि हम मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये मिशन इंद्रधनुष 5.0 है क्या? सबसे पहले सारे लिसनर्स को मेरा नमस्कार। जैसा आपने पूछा कि ये मिशन इंद्रधनुष क्या है और क्यों है ये, हमारे सरकार की ओर से इस बच्चों का जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण का कार्यक्रम है, ये काफ़ी दशकों से चला आ रहा है। आई थिंक 1970s से ही वैक्सीनेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए ताकि उनको इन बीमारियों से बचाया जा सके। बट कुछ कारणों की वजह से वैक्सीनेशन की जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो रही थी, मतलब हर वर्ष लगभग 1% ही इजाफा हो रहा था। तो 2014 में जो सरकार है उसने डिसाइड किया कि हमें इस दिशा में कुछ करना पड़ेगा कि ये जो स्टैग्नेशन आ गया है, लगभग 100 में केवल 60 बच्चे ही थे जो वैक्सीनेशन ले रहे थे, जबकि सरकार उनको फ्री में ये वैक्सीन मुहैया करा रही थी। तो 2014 में इंद्रधनुष मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके तहत वो एरियाज़ जहाँ पे वैक्सीनेशन का कवरेज कम था वो आइडेंटिफाई किए गए और वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन किया गया लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को लाके वैक्सीनेशन करा सके। तो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्रेस साल में 1% हो रहा था, वो फर्स्ट फेज़ जो मिशन इंद्रधनुष का लॉन्च हुआ उसमें 6% का इजाफा हो गया। तो गवर्नमेंट और सब ने रियलाइज़ किया कि अगर हम ये प्रोग्राम को और सक्सेसफुली करेंगे तो हम जल्द ही अपना 90% वैक्सीनेशन का कवरेज पहुंच पाएंगे। तो इसी मिशन इंद्रधनुष को अलग अलग फेजेज़ में 1, 2, 3, 4, 5, अब जो ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 है, ये इस साल लॉन्च हुआ है। इसके तहत अगेन वो जो एरियाज़ है जहाँ पे वैक्सीनेशन लैग बिहाइंड कर रहा है उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे वैक्सीनेशन का कवरेज, जो रूटीन वैक्सीनेशन है उसका कवरेज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वैक्सीन लग पाए। देखिए सर, लोगों को तो अभी तक पता चल ही गया है कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उन पेरेंट्स के लिए ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जिनको अभी भी लगता है कि अगर 1-2 वैक्सीन उनके बच्चों का अगर छूट जाए तो इट्स नॉर्मल, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट, और सब काम छोड़ के सबसे पहले वैक्सीनेशन बच्चों का क्यों होना चाहिए? जी बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन है। हम लोग मेडिकल साइंस में हमेशा ये कहावत कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि बीमारी हो जाए उसका इलाज से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम बीमारी को होने से रोक सकें। और इसके लिए वैक्सीन ही एक इसका एग्जाम्पल है कि अगर हमने वैक्सीन किसी को दे दी तो उसको वो बीमारी नहीं होगी। जैसा हम सब ने कोविड में देखा है कि कोविड पे हम विजय इसलिए पा सके कि कहीं ना कहीं हमने वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से किया। उसी तरीके से कम 8-10 बीमारियों के लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स लगाती है, जिनको अगर आप बच्चों को लगवाएंगे तो वो बीमारी उनको फ्यूचर में नहीं होगी। वैक्सीन नहीं लगवाने का कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है कि कोई सोचे कि मैं वैक्सीन ना लगवाऊं। और वैक्सीन की जो डोजेज डिसाइड होती है वो भी बहुत अध्ययन करके डिसाइड होती है कि हमें 2 डोज देनी है या 3 डोज देनी है। वो अगर हम मिनिमम डोज भी नहीं लगाएंगे तो वो वैक्सीन कारगर नहीं सिद्ध होगी। इसलिए अगर किसी वैक्सीन की 3 डोजेज रिकमेंडेड है तो हम उसको खुद ब खुद एक लगा के सोचे कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फिर वो वैक्सीन काम नहीं करेगी, जो प्रोटेक्शन देना था वो उस बच्चे को नहीं मिल पाएगा। तो मेरी हर पेरेंट्स से यही अपील हमेशा रहती है, हर पीडियाट्रिशियन की, हर डॉक्टर की, कि अपने बच्चों को वैक्सीन्स बिल्कुल टाइम पे लगवाएं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि 5-10 ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके वैक्सीन्स जो है लग रहे हैं बच्चों को, तो खसरा और रुबेला एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर पर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो इस बीमारी के बारे में बताइए, कैसे होता है और इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, और वैक्सीन इन बीमारियों के लिए क्यों ज़रूरी है? जी, तो जो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें 9 महीने की उम्र पे मीज़ल्स और रुबेला MR वैक्सीन जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है। खसरा और रुबेला दोनों जो बीमारियां हैं वो वायरस के द्वारा होती हैं, एक वायरल इन्फेक्शन है।
और खसरे में पहले तो सामान्य खांसी ज़ुकाम के लक्षण होते हैं, लेकिन उसके बाद पूरे शरीर में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं और कुछ बच्चों में ये केवल वायरल इन्फेक्शन ना होके निमोनिया में बदल जाता है और निमोनिया की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है मीज़ल्स की वजह से। इसीलिए मीज़ल्स का वैक्सीन लगाना बहुत ही आवश्यक है ताकि उन बच्चों को मीज़ल्स से बचाया जा सके। जो दूसरी रुबेला की बीमारी है उसमें भी वायरल खांसी ज़ुकाम के ही लक्षण होते हैं, थोड़े बहुत शरीर में दाने निकलते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो और उससे जो बच्चा माँ की पेट में पल रहा है उसमें जन्मजात विकृतियाँ बन सकती हैं। इसीलिए ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बचपन में ही ये वैक्सीन लगाएंगे तो प्रेगनेंसी में भी ये बीमारी नहीं होगी। तो दोनों जो वैक्सीन है एक साथ सिंगल इंजेक्शन में दी जाती है, MR के नाम से आता है और 9 महीने की उम्र में दिया जाता है। गवर्नमेंट इस वैक्सीन के लिए भी पुश इसलिए कर रही है क्योंकि जो शुरुआत की 3-4 वैक्सीन हैं वो लोग लगवाना याद रखते हैं। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लेकिन 9 महीने का इंजेक्शन बहुत बार छूट जाता है। इसीलिए इसके लिए अलग से भी अभियान चलता है कि MR की वैक्सीन कोई भूल ना जाए, कोई छूट ना आए, ताकि ये सब बीमारियों से बच सके। सर, वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है ये तो समझ में आ जाता है लोगों को, लेकिन जब वैक्सीन लगवाने के बाद मामूली बुखार अगर बच्चों को आ जाता है, जो जनरली वैक्सीन्स में देखने को मिलते हैं, तो वो लोग बहुत ही इनसिक्योर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को बुखार क्यों हुआ। तो वो अगली बार से डरते हैं कि वैक्सीन मुझे नहीं लगवाना चाहिए, शायद इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। तो कुछ भ्रमांतियाँ हैं, कुछ मिथ्स हैं इससे जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से फीवर आता है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। इनफैक्ट वो बताती है कि वैक्सीन आपके शरीर में काम कर रहा है। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कराता है, तो इम्यून सिस्टम जब डेवलप होता है तो थोड़ा फीवर आना सामान्य प्रक्रिया है। वो कोई घातक या जानलेवा चीज़ बिल्कुल नहीं है। अगर फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए आप सिंपल सी पैरासीटामोल देंगे, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उस फीवर की वजह से अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और वो बीमारी होने का रिस्क लेंगे तो वो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो केवल इस भ्रांति की वजह से कि मेरे बच्चे को बुखार आ जाएगा या उसके पैर में 1-2 दिन दर्द होगा, वैक्सीन ना लगवाना बिल्कुल ही गलत है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स एक्सेप्टेबल हैं, वो वैक्सीन की वजह से हो सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी डाउट होता है कि कहीं कुछ अलग चीज़ दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम बेशक आप अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन वैक्सीन जब तक कोई डॉक्टर ना बोले नहीं लगवाने के लिए, आप वैक्सीन को ना छोड़ें, क्योंकि वैक्सीन हमेशा आपके बचाव के लिए ही होती है। सर, टीकाकरण कार्ड, वैक्सीनेशन जो कार्ड होता है वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि जनरली आम जनता को तो पता नहीं है कौन सी वैक्सीन लगनी है, कब लगनी है, तो उस कार्ड का अहमियत हमारे लिसनर्स को बताइए। जी, तो वैक्सीनेशन कार्ड एक जच्चा बच्चा कार्ड हर प्रेग्नेंट फीमेल को, जो कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड हैं या CHC में रजिस्टर्ड है, उनको एक जच्चा बच्चा कार्ड दिया जाता है, जिसमें वैक्सीनेशन का भी एक पेज, एक लीफलेट होता है, जिसमें वैक्सीन्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि आपकी वैक्सीन कौन सी वैक्सीन लग रही है, कब लग रही है, अगली डोज कब लगनी है, सब कुछ उसमें मेंशन्ड होता है। तो 5 साल तक में लगभग 8 बार बच्चे को वैक्सीन के लिए जाना पड़ता है। तो किसी भी माँ बाप के लिए, इनफैक्ट किसी भी डॉक्टर के लिए वो 8 बार याद रखना संभव नहीं है। इसीलिए ये चीज़ें उसमें मेंशन की रहती हैं कि कब कब आपको आना है वैक्सीन लगवाने के लिए। और आगे जाके भी जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो एक वैक्सीन, एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण है कि उसने ये वैक्सीन लगवाई हैं। इनफैक्ट आप जब कोई विदेश जाना चाहता है तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ तो वो एक प्रूफ मांगती हैं कि आप दिखाइए कि क्या प्रूफ है कि आपको ये वैक्सीन लगा है। तो एक प्रूफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको आपको सजो के रखना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाए, सारे टीके लग जाएं तब भी, और जब लग रहे हैं उस समय उसमें जो डेट लिखी जाती है, उस डेट पे जाके आपको वैक्सीन लगवाना, ये आपके लिए एक रिमाइंडर है कि उस डेट पे मुझे जाके टीका लगवाना है। तो कह सकते हैं जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स जो बहुत ही संजो करके रखते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन कार्ड। जी बिल्कुल। तो सर, जब हम कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो कई बार जो NM दीदी होती हैं वो उसमें डेट लिख देती हैं कि नेक्स्ट वैक्सीन आपको कब लगनी है, लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे यूपी में बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अगर किसी का भी टीका किसी भी वजह से छूट जाता है, उस डेट को नहीं लग पाता है, या फिर वो अपने गांव में नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? और जैसे कि हमें पता है मिशन इंद्रधनुष, ये जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, इसमें 5 साल तक के बच्चे जो छूटे हुए टीका हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तो इसको हम लोग कैचअप इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अगर किसी भी वजह से किसी बच्चे का टीका छूट गया है
तो वो नेक्स्ट पॉसिबल डेट पे जहाँ टीकाकरण केंद्र है वहाँ जाए और उसको जो छूटी हुई वैक्सीन है वो दे दी जाएगी। वैक्सीन की डोज को दोबारा नहीं दिया जाएगा, बस जो मिस्ड डोज है उनको दे दी जाएगी। इम्यूनिटी एफिकेसी हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो जाए, बट नहीं देने से तो बेहतरी होगी बिल्कुल। तो जहाँ जिसकी भी कोई भी डोज वैक्सीन की छूटी है तो वो नियरेस्ट टीकाकरण केंद्र पे जाए और जाके टीका लगवाए। वैक्सीनेशन का शेड्यूल हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक वर्कर जो यूपी में काम कर रहा है, अगर वो मान लीजिए दिल्ली जाके काम कर रहा है, तो कुछ वैक्सीन्स में फ़र्क हो सकता है। इसके लिए वो जो टीकाकरण केंद्र पे जो डॉक्टर या जो नर्स पोस्टेड होंगी उसकी जानकारी उसको देंगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ बीमारियां हर स्टेट की अलग अलग बीमारियां होती हैं। जैसे हमारे यूपी में जेई की वैक्सीन दी जाती है जो दिल्ली में नहीं दी जाती है। तो इन वैक्सीन्स के फ़र्क आपको सेंटर पर जाके बताए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसे वैक्सीन अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में या हमारे यूपी में? जैसे कि अभी आपने बताया कि जेई के जो वैक्सीन है वो हमारे यूपी में लगते हैं, दिल्ली में नहीं लगते हैं। तो कुछ ऐसे वैक्सीन्स जो अभी इंट्रोड्यूस किए गए होंगे, अभी लग रहे हैं, नए हैं, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। जी, तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जो हमारी भारत सरकार है वो भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स को हम सरकार के द्वारा दे सकें, लेकिन कई बार सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से नई नई वैक्सीन्स भी इंक्लूड की जा रही हैं। जब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था तो केवल 5-6 वैक्सीन से स्टार्ट किया गया था। इस वक्त 11 बीमारियों के अगेंस्ट में वैक्सीन दी जा रही हैं, बट बीमारियों की संख्या और कहीं ज़्यादा है। तो जो नेशनल वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अलावा भी कुछ वैक्सीन्स उपलब्ध हैं जो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को आवश्यकता है तो अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके वो वैक्सीन्स लगवा सकती हैं। उनमें से एक जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन है। चिकन पॉक्स भी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें बुखार और शरीर में दाने निकल सकते हैं। उसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है। अगर कोई माँ बाप चाहता है कि वो चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवाए तो वो लगवा सकता है। उसी तरीके से टाइफॉइड की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन होती है, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन की वैक्सीन होती है। ये सब वैक्सीन्स भी उपलब्ध हैं। अगर कोई चाहता है अपने बच्चों को लगवाना, या कुछ विशेष तबके के बच्चे हैं जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको एस्थमा होता है, उनको कुछ स्पेशल वैक्सीन बताई जाती है ताकि उनको कुछ बीमारियों से बचाया जा सके। कुछ साल पहले तक न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लोगों को ख़रीद के लगवानी पड़ती थी, लेकिन अब भारत सरकार की पहल की वजह से न्यूमोकोकल वैक्सीन का जो टीका है, न्यूमोकोकल एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस कराता है, ये टीका अब भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उसी तरीके से एक रोटा वायरस की वैक्सीन होती है जो डायरिया से बचाती है। ये भी पहले लोगों को ख़रीद के लगवाना पड़ता था, लेकिन अब ये टीका भी भारत सरकार के द्वारा फ्री में दिया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीका आपको भारत सरकार की तरफ से ही मिलने लगेगा। लेकिन तब तक जब तक ये टीके उपलब्ध नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कुछ अलग स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए तो अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करके और टीकों की जानकारी आप ले सकते हैं। सर, यहाँ पे हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बच्चों को हेल्दी रखना है, बच्चों के हेल्थ के प्रति हम थोड़ा सेंसिटिविटी रखें और थोड़ा सीरियसनेस रखें, तो किस तरीके से, अगर आप सम अप करके बता सकते हैं। मुझे पता है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन सम अप करके थोड़ी सी कुछ हमारे लिसनर्स को बता सके कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के हेल्थ को और अच्छा कर सके। तो हेल्थ का अगर हम हेल्थ को डिफ़ाइन करना चाहें तो हेल्थ केवल बॉडीली हेल्थ नहीं होता है, मेंटल हेल्थ भी होता है। तो अगर हमें एक बच्चे को हेल्दी रखना है तो हमें उसकी बॉडी को हेल्दी रखना है और उसके माइंड को भी हेल्दी रखना है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें एक उसे न्यूट्रिशियस डाइट देनी होगी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बताना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब वो एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करे, फैमिली के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करे, पीयर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करे। और हेल्दी डाइट का मतलब जो घर में बनता है हेल्दी खाना, एक बैलेंस डाइट का सेवन करे, जंक फूड का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करे। और इसके अलावा जो हेल्दी माइंड की मैंने बात की कि केवल हेल्दी बॉडी से नहीं चलेगा, हेल्दी माइंड में बच्चे के ये कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को उसके मेंटल मेकअप अच्छे से करना पड़ेगा, उसके स्कूल टीचर्स को अच्छे से उसको मेंटल मेकअप बच्चे का करना पड़ेगा, सो दैट वो दिमाग से सोच से भी बिल्कुल हेल्दी हो और बैलेंस डाइट खाए, फिजिकल एक्सरसाइज करके उसकी बॉडी भी बिल्कुल हेल्दी रहे। तो यही है मेरी एडवाइस हर पेरेंट और हर स्कूल टीचर को होती है। तो बेसिकली जब हेल्थ की बात करते हैं तो ओवरऑल हेल्दी जो है अपने बच्चों को बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतने अच्छे से हमारे जितने भी लिसनर्स के क्वेश्चंस थे, जो भी हमारे क्वेरीज थे, उसे सॉल्व करने के लिए और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि मिशन इंद्रधनुष 5.0 क्या है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और देखने के लिए। बने रहिए रेडियो KGM गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। यह है लखनऊ की दिल की धड़कन।
रेडियो KGMU गूंज 89